नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके YouTube चैनल मिशन कलम क्रांति पर। तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसका सीरीज चला रहे हैं। तो हमको लगता है इंटर लेवल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आज लास्ट हो जाएगा। चार को वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, आज ये 5वां वीडियो है। शायद इसमें हमको लगता है आज कंक्लूड कर लेंगे सारा। तो चलिए, उसमें हम लोगों ने चौथे वीडियो में लास्ट में ये पढ़ा था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो सिंपल सा आंसर हम लोग जानते थे कि 5 मार्च 1931 को। फिर क्यों हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का क्वेश्चन से वो चौथा वीडियो पार्ट 4 है, चैनल पे पड़ा हुआ, जाकर के देख सकते हैं जिन्होंने अगर नहीं देखा है। चलिए, अगला 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर आपको दिख रहा होगा कि विजय स्तंभ बनवाया था, यानी कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि राणा कुंभा ने। आप थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, राणा कुंभा के बारे में। तो ये मेवाड़ नरेश, मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा। ये आपको महमूद लोदी के नेतृत्व वाली जो मालवा की सेना थी उसको सारंगपुर की लड़ाई में हराते हैं। तो उस हराने के बाद इनको बहुत अति प्रसन्नता महसूस होती है, खुशी होती है। तो उसी के विजय के अवसर के रूप में या मेमोरियल के रूप में विजय स्तंभ बनाते हैं। ये आपको 1440 से लेकर के 48 ईस्वी के बीच में यह विजय स्तंभ आपको मेवाड़ की जो राजधानी थी चित्तौड़गढ़, वहाँ पे बनवाते हैं। 9 मंजिला है, 37 मीटर ऊंचा है। तो खैर इतना तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने बनवाया था, कहाँ बनवाया था, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। ऑप्शन ए में आपको महाराणा प्रताप दिख रहे होंगे, है ना। तो महाराणा प्रताप के नाम सुनते ही हम लोग को आराम से अकबर वाला सीन आ जाता है कि ना, महान वीर योद्धा अकबर को, जिसने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके, उसको भी कई मोर्चों पे हराया था। तो महाराणा प्रताप भी कहाँ थे, वही मेवाड़ के राजा थे। वो चित्तौड़गढ़ उनकी भी राजधानी थी। एक बहुत फेमस युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में। कौन सा युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें आपको बस यही जान लेना था कि महाराणा प्रताप के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। ऑप्शन बी में जय सिंह दिख रहा है। तो अगर सिंपल जय सिंह दिख रहा है तो जय सिंह शिवाजी को 1665 के पुरंदर की संधि किया था। मतलब उनको हराने के बाद शिवाजी को मराठा सम्राट, मतलब मराठा शासक जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, उनको हराने के बाद 1665 में पुरंदर की संधि करते हैं। औरंगजेब का सेनापति था, यानी कि मनसबदार था। ठीक है। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, भारत में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो बस इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हालांकि टॉपिक है अलग अलग, किसी दिन चर्चा करेंगे सब पे। क्वेश्चन नंबर आपको 929 दिख रहा होगा कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका तो सिंपल सा आंसर, अच्छा इसमें ऑप्शन हमने दे दिए थे, ABC हम नहीं कर पाए थे इसमें, है ना। खैर चलिए, आपको ऑप्शन ए में दादा भाई नौरोजी है, ऑप्शन बी में बाल गंगाधर तिलक है, ऑप्शन सी में बिपिन चंद्र पाल है, ऑप्शन डी में है लाला लाजपत राय। तो देखिए आंसर तो सिंपल सा हो जाएगा, लाला लाजपत राय, है ना। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया नाम से पुस्तक लिखे थे। आप थोड़ा सा लाला जी के बारे में जान लेते हैं। तो इतिहास मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे तो आप लाल बाल पाल, है ना, 3 को क्रांतिकारियों या गरम दल के नेता की तिकड़ी है। तो लाल में जो आते हैं ना लाल, तो वही लाला लाजपत राय के लिए लाल यूज किया था। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, तीनों है। तो साइमन कमीशन, थोड़ा सा और जान लेते हैं लाला जी के बारे में। तो साइमन कमीशन जब 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचता था, उसका विरोध करने वाले भारतीयों का जो लीडरशिप कर रहे थे यही थे लाला लाजपत राय। उसमें इनको बहुत सारे अंग्रेजों के पुलिस जो इनको बहुत सारी लाठियों से मारता है, उस लाठी में बहुत बुरी तरीक़ा से घायल हो जाते हैं, जिसके कारण ही इनकी डेथ हो जाती है। उसी में इनका एक कथन है, पूछा जाता है कि किसने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ा प्रत्येक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत का कील होगा। ताबूत मतलब जब ईसाई लोग सब मर जाते तो उनको ताबूत में ताबूत में डाल करके कील ठोक करके डाला जाता था। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का अंत होगा, इनके कहने का मतलब था। ये पूछा जाता है कि किन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ा प्रत्येक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत का कील होगा। तो कौन होंगे, लाला लाजपत राय होंगे। इसके अलावा तो ये तो बता दिया, साइमन गोबैक का नारा इन्होंने ही दिया था। इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया था। आपको ऑप्शन ए में दादा भाई नौरोजी दिख रहे हैं, है ना। दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं, इनके बुक एक जान लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में डिस्कस आया था, देख रहे हैं क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है कई बार, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जिसको मैंने बार बार डिस्कस किया है। दादा भाई नौरोजी एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखते हैं,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये तो इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जो काफ़ी उसमें प्रति व्यक्ति आय पहली बार इन्होंने काउंट किया था, कैसे भारत से संपत्ति का दोहन करके ब्रिटेन ले जा रहा है, उसके बारे में चर्चा इन्होंने किया था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस पार्टी की इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी। एक बार तो वही दूसरा अधिवेशन 1886 में, फिर 1906 में, हाँ 1906 में, और एक था 1893। हाँ, 3 अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। बिपिन चंद्र पाल तो बता दिए थे कि 3 की जो तिकड़ी थी लाल बाल पाल का, उसमें से बिपिन चंद्र पाल थे। बिपिन चंद्र पाल एक न्यूज़पेपर निकालते थे जिसका नाम था न्यू इंडिया, है ना, तो ये भी था। और ऑप्शन आपको बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे दिख रहे होंगे, ऑप्शन सी में, बी में बाल गंगाधर तिलक, हालांकि ABC में करना भूल गया, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक, तो इनके बारे में वही 3 तिकड़ी में से एक थे। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था गीता रहस्य, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि गीता रहस्य के लेखक कौन थे, तो आपको आंसर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। मांडले जेल, बर्मा में एक बहुत फेमस जेल था, वो बड़े बड़े क्रांतिकारियों को वहीं भेजा जाता था। तो मांडले जेल में जब तक ये थे, उसी टाइम पीरियड में इन्होंने क्या लिखा था, गीता रहस्य नाम का किताब लिखा था। बाल गंगाधर तिलक 2 न्यूज़पेपर भी चलाते थे। एक था केसरी, जो कि आपको मराठी भाषा में निकालते थे न्यूज़पेपर, जैसे अभी आता है ना हिंदुस्तान या द हिंदू, इस तरह से। उसके अलावा द मराठा नाम से एक न्यूज़पेपर निकाले थे, वो कि अंग्रेजी भाषा में था। तो इनके बारे में हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। तो इंडियन एसोसिएशन वाला टॉपिक समाप्त हो गई, है ना। अब अगला क्वेश्चन से आपको दिख रहा होगा कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिख रहा होगा कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो आंसर तो सिंपल सा जानते हैं कि कमल और सांड, है ना। कमल और सांड, हाँ कमल और सांड क्या था, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। तो और जन्म, हालांकि पिछले बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो उसमें भी मैंने बता दिया था कि कमल और सांड उनके जन्म का प्रतीक है। घोड़ा दिख रहा है, घोड़ा किसका प्रतीक है, तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में घोड़ा गृह त्याग का, जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ देते हैं ना, तो उस सिंबल को दिखाने के लिए घोड़ा का यूज किया जाता है। वृक्ष है तो जानते हैं पीपल वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, मैं वहाँ गया भी था एक बार, है ना। तो बोधि वृक्ष जो है या पीपल वृक्ष हो, क्या ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान प्राप्ति का। चक्र यहाँ पे, तो चक्र तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन स्तूप जो है ना, स्तूप उनके मृत्यु का प्रतीक है। तो ये रहा। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाना, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। तो जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ये हो गया। तो ये तो हो गया। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। जिसको, अच्छा, पहला उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। मृत्यु हुई थी कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में है ये, 483 ईसा पूर्व में। उस मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म से ये सारे क्वेश्चन है जिसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, है ना। फिर आपको अपना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से जिनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो वो थे मोरारजी देसाई। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जान लेते हैं। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से क्या है, इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले कांग्रेस की बढ़त के साथ सरकार बनाती थी, पूर्ण बहुमत के साथ बनाती थी। पहली बार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार रहती है। इससे पहले अभी तक 1947 से लेकर के अभी तक 1977 तक ही कांग्रेस की सरकार रही है भारत में। तो पहली बार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं। तो मोरारजी देसाई कौन थे, तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। हालांकि जनता पार्टी कई पार्टियों के मिला करके बनी थी, तो उस विचारधारा सब अपना भूल भाल करके सब मिला था, लेकिन ज़्यादा लंबा चला नहीं। 1977 में पार्टी टूट जाती है, बहुमत खो देती है। तो इसलिए 77 में नहीं, 79 में। तो 1977 से लेकर के 79 तक ही रहते हैं। तो जब इनको बहुमत नहीं मिलता है तो वो अपना इस्तीफा देते थे मोरारजी देसाई। तो ये था। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, वही जनता पार्टी का ही समझिए एक्सटेंडेड रूप है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1980 में हुआ था। बीजेपी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वही जनता पार्टी का ही समझ लीजिए, क्या बच्चा है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, है ना। जनता पार्टी उसके पिताजी हुआ है, मान के चला जाए तो, है ना भाई। इसको ऑफेंसिव नहीं लेना है, नॉर्मल बात में बोल रहे हैं। चलिए
तो ये तो हो गया बीपी सिंह, सॉरी मोरारजी देसाई थे। उसके अलावा इन लोग, हाँ ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपको 33 दिख रहा है कि निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है ब्रज किशोर, है ना। तो देखिए थोड़ा सा अतिरिक्त के आधार पर भी लगा सकते हैं। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपको कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी चंपारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं थे, वो उस टाइम में यहाँ नहीं थे, यहीं आए थे 1917। तो ये हो गया। अब जान लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हम लोग जानते हैं कि 1917 में हुआ था। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, है ना। वैसे अगर पूछा जाए कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ था, तो भारत में नहीं, वो दक्षिण अफ्रीका में था, जो काले गोरे के साथ भेद किया जाता था, उसके खिलाफ था। ये सब पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया है, फिर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। था इसमें चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था कि यहाँ की किसानों को ज़बरदस्ती 3 कटिया प्रणाली के तहत क्या खेती करवाया जाता था। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ के जो चंपारण के एक प्रसिद्ध किसान थे राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी को आमंत्रित करते हैं, बताते हैं यहाँ की स्थिति थी। उसी के आमंत्रण पे गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं। जब वो स्थिति को समझते हैं, फिर अंग्रेज़ों के सामने अपनी मांग रखते हैं। जब उनकी बात नहीं मानती तो अनशन, भूख हड़ताल वो सब शुरू हो जाता है। फिर बाद में मजबूर होकर के अंग्रेज क्या है, उनकी बातों को मानता है। 3 कटिया प्रणाली समाप्त की जाती है, किसानों को सुविधाएं दी जाती है ना। 3 कटिया प्रणाली क्या था, अगर किसी के पास 20 कट्ठा है तो उसमें से 3 कट्ठा खेतों में 3 कट्ठा में कम से कम नील की खेती करनी होगी। नील की खेती करने से नुकसान क्या होता था, इसके तहत जो जमीन होती थी आसपास की वो बंजर हो जाती थी। उसके अलावा उत्पादन का भी उचित मुआवजा नहीं दिया जाता था, जिसके लिए किसान परेशान थे। तो गांधी जी आकर के उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर, ये सभी उस आंदोलन में गांधी जी के साथ में थे, है ना, सहयोग कर रहे थे गांधी जी को अलग अलग रूपों में। यही आंदोलन गांधी जी को भारत में एक नई पहचान देती है ना। मोहनदास जो थे अभी तक, अभी वो क्या बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। तो बहुत बड़ा आंदोलन था। तो चलिए 33 में बस इतना ही डिस्कस करना था। अब थोड़ा सा आते हैं 34 में। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास था। तो देखिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12वीं, है ना, ऑप्शन नंबर 12वीं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 2012 से लेकर के, है ना, 12 से लेकर के 17 तक था। इस 2000 से 17 तक था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस योजना का जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, इसका प्रमुख उद्देश्य था तीव्र मतलब तेजी से, सतत मतलब लगातार, और अधिक समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाए, विशेषकर जो गरीब है, वंचित है, आदिवासी है, दलित है, उन सबको रखा जाए। तो यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो बता दिए 12 से 17, 2012 से 17 तक था। 12वीं पंचवर्षीय योजना ही हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना आई, क्योंकि योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना बनाती थी, जिसकी स्थापना 1951 में हुआ था, है ना। योजना आयोग को मोदी जी जब आते हैं तो 2014 में समाप्त कर देते हैं, और 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नाम से एक नई संस्था बना देते हैं। तो ये था योजना आयोग के बारे में। बस इसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं डिस्कस करने को। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सिंपल सा आंसर हम लोग जानते कौन, तो हुमायूं कौन था, अकबर का पिताजी, है ना। तो इसमें सारी महिलाएं हैं, तो अकबर तो नहीं है ऑप्शन में। तो अकबर की माता का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माता जी थी, हुमायूं की पत्नी थी, है ना। तो हमीदा बानो बेगम ने क्या किया था, हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था, है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हुमायूं जानते हैं कि क्या बोलते हैं, मुगल वंश का संस्थापक बाबर का बड़ा बेटा था हुमायूं, दूसरा बादशाह बना मुगल साम्राज्य का। ये इसका मकबरा कहाँ है, वर्तमान में दिल्ली में है ना। 1993 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। यूनेस्को जानते हैं कि दुनिया के अलग चीज़ों को एजुकेशनल, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उस यूनेस्को ने हुमायूं के मकबरे को 1993 ईस्वी में क्या है, विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था। हाँ, और इसके बारे में, और हुमायूं का मकबरा जो है ना, भारत में मुगल शैली या अकबर के टाइम के स्थापत्य कला का क्या है,
प्रथम उदाहरण माना जाता है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ ये पहला है। इसके अलावा हम लोग और जानना चाहेंगे इसके बारे में। हाँ, इसका डिजाइन किसने किया था हुमायूं के मकबरे का? तो मिर्जा गयास बेग नाम के वास्तुकार थे, उन्होंने डिजाइन किया था। तो अकबरकालीन स्थापत्य कला का पहला उदाहरण माना जाता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति का डिस्कस हम लोगों ने पहले वीडियो में किया था, पहले मतलब कई बार क्वेश्चन आया उसमें किया था। तो जो अकबर 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय लेवल पर जो नेतृत्व किया था वो मुगल वंश का अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। उनको भी अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से ही क्या किया था? गिरफ्तार किया था, है ना। वहीं पे वो छुपे हुए थे या जो भी थे वहाँ पे थे, वहीं से अंग्रेजों की तरफ से कौन था? कैप्टन हडसन, उसने वहाँ से हुमायूं के मकबरे से क्या किया था? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। इसके बारे में बस इतना ही जानना था कि 1993 में विश्व धरोहर। अब थोड़ा सा ऑप्शन को थोड़ा सा अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। रुकैया बेगम, तो ये अकबर की पहली पत्नी थी। हम लोग बहुत जोधा अकबर देखते हैं, जोधा अकबर फिल्म भी बना दिया है, जोधा से खूब प्रेम दिखाया जाता है, लेकिन ये बादशाह साहब का बहुत ज़्यादा पत्नी होता था, है ना। तो एक दो नहीं, आपको ऑप्शन में आपको मेहरुन्निसा दिख रही है ना। ऑप्शन में आपको मेहरुन्निसा दिख रहा है, जिसका वास्तविक नाम क्या था? सॉरी, नूरजहां था के नाम से जानी जाती थी, वास्तविक नाम उसका मेहरुन्निसा था। ये पूछा जाता था कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है, पूछा जाता है कई कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो नूरजहां का वास्तविक नाम है मेहरुन्निसा, है ना। ये जहांगीर की 12वीं नंबर की पत्नी थी, 12वीं नंबर की पत्नी, 12वीं मतलब इससे पहले 11 को पत्नी था जहांगीर के पास, है ना। तो मतलब क्या कहें, से लोग के बारे में नहीं बोलना है ना। तो ये 12वीं पत्नी थी जहां आरा बेगम, तो इसके बारे में हाँ शाहजहां की है सबसे बड़ी बेटी थी। तो बस इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना था। अब अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, आपको दिख रहा होगा। किस मुगल बादशाह ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो पहली नंबर बात तो समझ लीजिए, इस निंदा मतलब ईश्वर की निंदा। ईश्वर निंदा मतलब बुराई। कोई भी व्यक्ति अगर अल्लाह के बारे में, ईश्वर मतलब यहाँ पे अल्लाह का मतलब है, अगर अल्लाह के बारे में कोई अपशब्द बोल देगा, अपशब्द या उनके बारे में कुछ भी निगेटिव बोल देगा तो उसको इस निंदा माना जाएगा, अपराध, अल्लाह के खिलाफ अपराध माना जाएगा। उसका सजा क्या होगा? मृत्युदंड। तो जैसे ही कट्टरता टाइप का कोई सोच वाली बात आती है तो हम लोग के दिमाग में सीधे औरंगजेब जाता है ना। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर औरंगजेब नहीं होगा। जो जहांगीर था ना, वो जहांगीर इस निंदा को क्या करता है? अपराध घोषित कर देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अल्लाह के बारे में थोड़ा भी नेगेटिव बोलेगा तो उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। तो जहांगीर के बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहेंगे तो ये जानते हैं कि मुगल वंश में तो मेन 6-7 राजा थे। तो पहला जानते हैं कि हम लोग क्या थे? बाबर 1526 में मुगल वंश की स्थापना करता है, 1530 तक रहता है। फिर उसके बाद हुमायूं होता है 1530 से लेकर के 40, फिर बीच में निकलता है, फिर आता है 56 में। फिर उसके बाद अकबर 1556 से लेकर के 1605 आता है। फिर अकबर के बाद फिर उसका बेटा जहांगीर, है ना। जहांगीर आपको क्या 1605 से लेकर के 1627 तक राजा रहता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को ही कहा जाता है। इसको पेंटिंग बहुत पसंद था, बहुत सारा पेंटिंग करवाता था। इसके अलावा ये अपना आत्मकथा लिखता है, तुझू के जहांगीरी, है ना, उसके नाम से लिखता है। तो ये हो गया। इसे बाबर भी अपना आत्मकथा लिखता है, जिसको हम लोग बाबरनामा के नाम से जानते हैं, लेकिन वो तुझू के बाबरी रहता है, तुर्की भाषा में लिखता है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा शाहजहाँ, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आता है। शाहजहाँ का शासनकाल था क्या? 1628 से लेकर के 58 तक था। ये आपको इस शाहजहाँ को हम लोग जानते हैं कि ताजमहल निर्माण करवाया था, दिल्ली का जो लाल किला है उसको निर्माण कराया था। लेकिन अगर आगरा का किला पूछेगा या आगरा का लाल किला, तो उसका निर्माण अकबर ने करवाया था, शाहजहाँ ने नहीं। तो ये था आगरा का किला अकबर ही था ना। हाँ ठीक है। तो ये है अगला 37 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर था सीधा सा आपको आ जाएगा कि पार्श्वनाथ, है ना। पार्श्वनाथ क्या थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ऋषभदेव भी ऑप्शन में दिख रहे होंगे। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और प्रथम तीर्थंकर भी माना जाता है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक के बाद, क्योंकि इन लोगों के टाइम में जैन धर्म उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, बहुत कुछ ही लोग जानते थे जैन धर्म के बारे में। लेकिन महावीर स्वामी जब जैन धर्म के तीर्थंकर बनते हैं 24वें एवं अंतिम, उसके बाद तीर्थंकर पद ही समाप्त हो जाता है। महावीर स्वामी जब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बनते हैं तो उन्होंने जैन धर्म को एक नया रूप दिया, नए तरीके से परिभाषित किया, नए लोगों के बीच उसको लेकर के गए। जैन धर्म काफ़ी फला फूला भी। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, है ना।
तो महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, तो यही तो संस्थापक बता ही दिए कि वास्तविक संस्थापक अगर जैन धर्म का पूछा जाए तो कौन थे? महावीर स्वामी थे, 24 अंतिम तीर्थंकर थे। ऑप्शन में आपको चंद्र प्रभु दिख रहे होंगे ऑप्शन ए में, तो चंद्र प्रभु 8वें तीर्थंकर थे। नेमिनाथ दिख रहे हैं तो नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, है ना, 24वें अंतिम हुए थे। आपको ऑप्शन 38 दिख रहा होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? तो आप लोग जानते हैं कि क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? पहले ये आपको पता होना चाहिए, तभी पता कर लेंगे ना कि किस घटना से पहले हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है ना, 1930 में शुरू होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वो भी किस घटना से शुरू होता है? तो नमक सत्याग्रह। गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ, हाँ 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की पैदल यात्रा करते हैं। अभी भी नेता लोग सब जो पैदल यात्रा करता है वो गांधी जी का ही कॉपी पेस्ट है। अभी राहुल गांधी किए थे ना नेता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा, है ना, तो उन्हीं का कॉपी है। और भी अतीत में भी बहुत सारे आंदोलन मतलब पैदल यात्रा हुए हैं, अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो गांधी जी का कॉपी पेस्ट। अभी भी बहुत सारे नेता अनशन पे बैठ जाता है, वाले पीछे से खा लेता होगा, है ना, कह रहे हंसी मजाक। चलिए आगे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से घटित हुआ था? तो नमक, गांधी जी जब अंग्रेजों से तरसता आ जाता है तो कई सारे आंदोलन चलाते हैं। तो पहला तो जानते महत्वपूर्ण चंपारण सत्याग्रह, लेकिन पहला मास मूवमेंट अगर कौन था तो असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चलता है। फिर 10 साल का गैप लेकर के 1932 में 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से ले अपने 78 सत्याग्रहियों या सहयोगी के साथ गुजरात के ही दांडी नामक जगह के लिए पैदल यात्रा करते हैं। टोटल 24 दिन पैदल चलना होता, तब जाकर के वो दांडी पहुंचते हैं और वहाँ पे 6 मार्च 1930 को पहुंचते हैं और नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ देते हैं। कानून था कि अंग्रेज के अलावा कोई नमक नहीं बना सकता था, है ना, अवज्ञा करना है। तो सभी ने अवज्ञा का थीम ही था कि अंग्रेजों का कोई बात नहीं माना है, उसका नहीं कोई कानून माना, नहीं टैक्स देना है, नहीं उसका सरकारी नौकरी करना है, ये सारे चीज़ था। ये अलग टॉपिक है, चर्चा करेंगे। तो नमक सत्याग्रह के साथ ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है ना। तो ये तो हो गया किस से प्रारंभ होता है। लेकिन अब आपको ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि किस घटना से पहले घटित हुआ। तो आप देखिए ऑप्शन ए में है आपको पूर्ण स्वराज, है ना, ऑप्शन ए में पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो आप जानते, तो ये क्लियर हो गया कि कब सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो 1930 में प्रारंभ हुआ, 1932 में चलता है, फिर ब्रेक के बाद 34 में भी चलता है। तो 1930 में प्रारंभ होता है। तो देखिए स्वराज की घोषणा कब होती है? पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में, है ना, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये तो होगा नहीं, इस घटना से पहले कैसे हो जाएगा भाई? 1930 में हुआ था। अब आते हैं गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी इरविन समझौता हो जाता है। तो ये तो खैर, तो इससे पहले 1930 में, तो इससे पहले भी माना जा सकता है। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है ना, तो इससे पहले भी हो सकता है। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च से पहले कैसे हो जाएगा? दांडी मार्च से ही तो प्रारंभ ही हुआ था। तो ऑप्शन ए कट हो जाता है, ऑप्शन बी भी कट हो जाता है। अब हमारे पास बनता है कि गांधी इरविन समझौता 1931 और क्रिप्स मिशन 1942। तो किस घटना से पहले? तो देखिए आंसर में तो दिया कि क्रिप्स मिशन 1942 से पहले हुआ है, लेकिन हमको लगता है क्योंकि गांधी इरविन समझौता ये भी एक प्रकार की घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी, है ना। समझौता उसी के समझौता के कारण ही गांधी जी गए थे वहाँ क्या बोलते हैं गोल में, दूसरे गोल में सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के। मेरे अकॉर्डिंग तो लगता है कि आंसर तो गांधी इरविन समझौता ही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन जो है ना बिहार एसएससी का जो उसमें है, उसमें आंसर आपको क्रिप्स मिशन दिया कि क्रिप्स मिशन से पहले सभी ने अवज्ञा आंदोलन घटित हुआ था। तो देख लीजिएगा, इसको अपने स्तर से थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बाकी तो जो है सो है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिख रहा होगा कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपति से मुक्त हुआ, मतलब ब्रिटिश शासन से कब मुक्त हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। तो बर्मा को भी ना ऑप्शन 1948 लिखे नहीं हम, अच्छा 1948 होगा। ऑप्शन ए में 49 लिखा गया, मान लीजिए 1948 है ना। तो म्यांमार जिसको वर्तमान में हम लोग म्यांमार कहते हैं, प्राचीन पुराना नाम उसका बर्मा था,
उसे अंग्रेजों ने 1948 में क्या कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया था, आज़ाद कर दिया था। बस इसमें इतना जानना है। ऑप्शन बी में 1947 है, तो 1947 में हम भारत आज़ाद हुआ था। भारत के साथ साथ आज़ाद करने के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो गया था। तो 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त 1947 को हमारा अपना देश बन गया, भारत बन गया। 1942 है तो 1942 आपको भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जाना जाता है। 1939 है तो आपको इससे रिलेट कर लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। तो बस इसमें इतना ही, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिख रहा है कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, है ना। तो आंसर आपका देखिए कौन हो जाएगा, गांधी जी नहीं, गांधी जी दूसरे ऐसे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, है ना। भीमराव अम्बेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था, फिर पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। अंग्रेजों को लगा कि कांग्रेस को और गांधी जी को छोड़ करके हम लोग गोलमेज सम्मेलन कर लेंगे, तो इसलिए पहला में कांग्रेस नहीं जाता है। तो फिर कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता है, कोई बात ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस मतलब उस समय भारत, गांधी जी मतलब कांग्रेस उस समय था। तो अम्बेडकर जी तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में पार्टिसिपेट करते हैं, मदन मोहन मालवीय भी पार्टिसिपेट करते हैं गोलमेज सम्मेलन, लेकिन तीनों में नहीं करते हैं। लेकिन मदन मोहन मालवीय के बारे में हम लोग पिछले में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये कांग्रेस के बड़े नेता थे। जो हंटर कमेटी की जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस पर जो कांग्रेस अपना 8 सदस्यीय कमेटी बना था, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा नाम से संगठन बनाया था। फिर बाद में 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो यही था क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 41 कि गांधार कला शैली किसका मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक, है ना, या हिंदू यूनानी या हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक है तो इंडो ग्रीक है, तो हिंदी ग्रीक को इंग्लिश में हिंदी में यूनान कहते हैं, इंडो मतलब तो हिंदुस्तान या हिंदू समझ लीजिए, इंडिया समझ लीजिए। तो ये हो गया। तो गांधार कला शैली किसका मिश्रण है, इंडो ग्रीक का, मतलब भारत का कला शैली, और ग्रीक का मतलब यूनान वाला का कला शैली, दोनों के मिश्रण से एक नया कला शैली का जन्म हुआ भारत में, जिसे क्या कहते हैं, इंडो ग्रीक कला शैली। तो अब आते हैं तो ये इसका इंडो ग्रीक कला शैली का जन्मदाता कौन था, या भारत में किस वंश ने प्रारंभ किया था। तो हम सभी लोग पढ़े होंगे कुषाण वंश, है ना, कुषाण वंश के बारे में पढ़े होंगे। तो कुषाण वंश जो था उसने ही क्या किया था, इंडो ग्रीक शैली को भारत में एस्टेब्लिश किया था, या भारत में शुरुआत किया था। इंडो ग्रीक शैली के तहत ही भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा का निर्माण किया गया था, है ना। हाँ, इंडो ग्रीक शैली के तहत ही भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा का निर्माण किया गया था। मथुरा कला शैली भी यही कुषाण वंश के शासकों ने क्या किया था, भारत में मथुरा कला शैली का प्रारंभ किया था। मथुरा जो कि यूपी में है, वहाँ भी कला की एक नई शैली, कला शैली मतलब तरीका, कला तो जानते हैं मूर्ति बनाना हो गया, पेंटिंग बनाना हो गया। तो ये लोग मेनली स्थापत्य कला पे जोर दिए थे, मूर्ति कला पे जोर दिए थे। तो इंडो ग्रीक शैली का जो प्रारंभ किया था इन्होंने कुषाण ने किया था। कुषाण ने ही मथुरा कला शैली का प्रारंभ किया था भारत में। इसके अलावा और रिलेट करेगा तो क्या कर सकते हैं, हाँ, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध या फेमस शासक कौन था, कनिष्क था। कनिष्क के टाइम में ही चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। तो ये था कनिष्क। कुषाण वंश का पहला शासक कौन था, तो कुजुल कदफिसस, है ना, लिख देता हूँ, कुजुल है ना, बस। तो कुजुल कदफिसस जो था, है ना, कुजुल कदफिसस जो था वो क्या था, कुषाण वंश को में भारत का पहला शासक। तो बात हो गया। अब 40 नंबर देखो, आपको दिख रहा होगा 42 नंबर क्वेश्चन, कि आपको मैच करना कि कौन सही क्रम में सजा, कि पहले कौन घटना हुआ, उसके बाद की घटना, उसके बाद की घटना। तो देखिए ऑप्शन ए में आप दिख रहा है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता हम लोग जानते हैं कि कब हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। उसके बाद आपको दिख रहा है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 को। चौथा उसके बाद दिख रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो कब हुआ था, 1930 में। तो इसका जो ना ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या कि ए में ही जो क्रम है ना वो सही है, कि लखनऊ समझौता पहले हुआ था 1916 में, फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, फिर साइमन कमीशन आया था कब, 1928 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930 में। तो पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला बाकी अगर ऑप्शन बी को अगर मैच करवाइएगा तो ये मैच नहीं कर पा रहा था, उल्टा पुल्टा। मुस्लिम लीग तो 1906 में हुआ था, तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, तो उल्टा पुल्टा है। चलिए, तो ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है
43 किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि त्याग दिया था? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो रॉलेट एक्ट था उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन हो रहा था जालियांवाला नाम के बाग में। उसी में अंग्रेज क्या करता, अंधाधुंध गोलियां चलवा देते। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोगों ने पिछले जो वीडियो है उस समय डिस्कस किया है, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते, वीडियो लंबा चला गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है क्या बोलते हैं 1900 मतलब वही जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो उनको उपाधि अंग्रेजों के, जैसे अभी ना भारत सरकार भारत रत्न देती है, पद्म भूषण पद्म विभूषण, उसी तरह अंग्रेज भी भारतीयों को अलग अलग अवार्ड देती थी। तो उसी में इनको सर की उपाधि मिली थी जिसको नाइटहुड भी कहते थे, तो ये वापस कर देते हैं। गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो यही था इससे संबंधित जो भी डिस्कस था। वीडियो लगता है कितना लंबा चल गया ना, आधा घंटा। तो अब साथियों जो भी था हमने इंटर लेवल में जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा हमने हिस्ट्री का कवर कर लिया। इसके अलावा जो है ना वो सीजीएल लेवल का हिस्ट्री पूछा गया, उसको भी मैंने रखा है टाइप करके, तो उसको भी होगा तो डिस्कस कर लेंगे अगले किसी वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ये हिस्ट्री का टोटल पूरा सीरीज था। जितना हिस्ट्री पूछा गया इसमें हमने टॉपिक को भी कवर करने का प्रयास किया, सब को बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता भी दिया, एक क्वेश्चन को कई क्वेश्चन से रिलेट कर दिया, ऑप्शन को भी डिस्कस कर लिया। तो हिस्ट्री में क्या होती है, लंबे समय तक चीज़ों को याद करने के लिए रिलेट करना होता है, तो वही हमने करने का प्रयास किया। कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई सुझाव हो सलाह हो तो दे सकते हैं। चलिए धन्यवाद।